वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया के पाठ का क्विक रिवीजन आज शुरू करते हैं। तो प्रयास करूंगा कि मैं कुछ ही मिनटों में आपके पूरे पाठ का जो रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, वो हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है दक्षिण एशिया? सामान्य परिचय। तो प्रायः बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने हेतु दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग होता है। दक्षिण एशिया उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के कारण एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। और कभी कभार अफगानिस्तान और म्यांमार यानी बर्मा को भी इस क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। भू राजनीतिक धरातल पर यह क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। यानी जो दक्षिण एशिया है इसमें काफ़ी विविधता है। समुद्र भी है, पहाड़ भी है, प्रमुख स्थल भी है, नदियाँ भी है। इस तरह सारे भौगोलिक जो भी परिस्थितियाँ वहाँ यहाँ मौजूद है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में अलग अलग राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की जो शासन व्यवस्था कायम रही है। पहला टॉपिक है भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके अलावा दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की नेताओं का शासन कायम रहा है अतीत में। इसके अलावा भूटान में वर्तमान में राजतंत्र है, लेकिन यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास जारी है। और मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। उसके बाद में 1968 के बाद यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इस प्रकार दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का मिला जुला रिकॉर्ड रहा है। विशेषकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैनिक शासन कई बार रहा है। इसके अलावा अधिकांश देशों में लोकतंत्र कायम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं फटाफट आपका ये रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्विक रिवीजन है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास नहीं करूँगा। और शुरू करते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान की स्थापना हुई तो दो खंडों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खां देश के प्रधानमंत्री बने थे प्रथम। पाकिस्तान का जो संविधान बनने के बाद में अयूब खान ने देश के शासन की कमान अपने हाथ में लेकर के अपना निर्वाचन कर लिया। उसके बाद में अयूब खान के बाद शासन की कमान जनरल याहिया खान ने संभाली। यानी ये सैनिक शासन चला उसके, जिसके शासनकाल में 1971 में भारत के साथ जो युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में पूर्वी जो पाकिस्तान था वो विभाजित होकर के बांग्लादेश नाम से अलग देश बना। तो इस तरह से यहाँ सैनिक शासक की घटनाएं चली रही शुरुआत से ही। उसके बाद में विभिन्न घटनाओं के बाद में 1988 में पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, बेनज़ीर भुट्टो। उसके बाद में 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ द्वारा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने तक, यानी 1988 से लेकर 1999 तक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें थी। बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके बाद में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने और 1999 में नवाज शरीफ को सेना अध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हटा करके वहाँ सैनिक शासन पुनः कायम किया। और 2008 में जाकर के वापस वहाँ लोकतंत्र कायम हुआ और 2008 के बाद से लगातार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें काम कर रही है। और वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतंत्र अभी कायम है। और पूर्व क्रिकेटर काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे इमरान खान, वो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री है। इस तरह से अब पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापित न होने के कारण पाकिस्तान में कई बार सैनिक शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी रही है। तो इसका स्थायी लोकतंत्र न होने का कारण क्या है कि यहाँ एक तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबदबा रहा है। यानी सैनिक जो शासन व्यवस्था उस पर सेना का काफ़ी हस्तक्षेप रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो भारत के साथ तनातनी के कारण वहाँ सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। वहाँ के जो भी सैनिक शासन वगैरह है वो भारत विरोधी प्रचार करते रहते हैं, जिसके कारण उनको मजबूती मिलती है। इसके अलावा पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसे तो कोई खास अंतर्राष्ट्रीय दबाव या समर्थन भी नहीं है। और चौथा जो पॉइंट है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को समय समय पर बढ़ावा दिया है। यानी इन देशों ने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पाकिस्तान में स्थायी लोकतांत्रिक सरकार चले इसके लिए कोई विशेष प्रयास या कोई दबाव नहीं डाला। नेक्स्ट है बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो पाकिस्तान की जैसे स्थिति बांग्लादेश में भी थी, क्योंकि ये भी पूर्व का पाकिस्तानी या पूर्वी पाकिस्तानी था। तो 1947 से 71 तक बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का एक अंग था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और जो दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद में 1971 में बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी देश घोषित किया। और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान संशोधन करके उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली का रूप दिया। और बाद में
जो उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति थी, यानी कई तनाव उत्पन्न हो गए और उसके बाद में सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और बांग्लादेश में सैनिक शासन कायम हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है 1975 में सैनिक शासक जो जियाउर रहमान थे, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 यानी 79 के चुनाव में विजयी रहे, परंतु जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। सैनिक शासकों का यही लास्ट में असर हुआ है। और उसके बाद में HM इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन ने बागडोर संभाली और 90 तक वो सत्ता में रहे। उसके बाद में 1991 में चुनाव हुए और 1991 के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है और वर्तमान में वहाँ शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, उससे पूर्व भी वहाँ महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बेगम खालिदा जिया। इस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों शामिल रूप से रहे हुए हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि अब जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल में लोकतंत्र और राजतंत्र का मिला जुला स्वरूप रहा है। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में 1990 तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। 1990 के दशक में नेपाल में जो राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ और फलस्वरूप 2002 में राजा ने संसद को बंद करके वहाँ लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। उसके बाद में अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए और अहिंसक आंदोलन, यानी जो भी प्रदर्शन उनकी विशेषता थी कि अहिंसक थे, हिंसा का कहीं कोई ज़्यादा घटना नहीं हुई, का नेतृत्व 7 दलों के जो गठबंधन था और माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया और पुनः नेपाल में 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो एक तो 7 दलों का जो गठबंधन है वो भी नेपाल में फेमस है। उसके अलावा उसके बाद में अंततः 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, यानी वहाँ राजशाही खत्म हो गई और 2015 में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया। उसके बाद में श्रीलंका। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र तो सन 1948 से लेकर के, यानी 1948 में श्रीलंका जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। अब एक और इम्पोर्टेंट जानकारी कि सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। कई बार 1 नंबर के प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था या सिलोन नाम से किसे जाना जाता है, तो ये श्रीलंका है। उसके बाद में हालांकि श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष की समस्या शुरू से रही है। वहाँ भारतीय मूल के जो लोग वहाँ जाकर के कई वर्षों पहले से बचे हुए हैं उनको तमिल कहते हैं और वहाँ के जो मूल निवासी थे वो सिंहली समुदाय के हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच में संघर्ष काफ़ी समय से वहाँ रहा है। श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का वर्चस्व है। इन लोगों का मत है कि श्रीलंका केवल सिंहली लोगों का ही है और तमिलों के साथ कोई सहानुभूति न बरती जाए। भारत 1987 से प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में शामिल हुआ और श्रीलंका सरकार और तमिल के बीच में सामान्य संबंध करने हेतु भारतीय सेना को भेजा गया। यानी 1987 में जब श्रीलंका में सिंहलियों और तमिलों के बीच में या वहाँ की सरकार और तमिलों के बीच में संघर्ष तेज हुआ, लिट्टे या LTT के जो लड़ाके थे उन्होंने वहाँ सरकार की स्थिति खराब कर दी, तो श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार के पास में सहायता के लिए जो अनुरोध भेजा था उसके फलस्वरूप भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहाँ भारतीय शांति सेना को भेजा। लेकिन 1989 में बिना लक्ष्य हासिल किए उसे वापस आना पड़ा और भारतीय सेना को वहाँ लिट्टे के साथ में संघर्ष में फंस गई और वापस बुलाना पड़ा। यानी वहाँ मसला क्या था कि भारतीय मूल के जो लोग थे उनको समाप्त करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को ही भेजा गया, जिसके कारण दक्षिण भारत के राज्यों खास करके तमिलनाडु के लोगों और नेताओं ने काफ़ी विरोध किया और अंत में भारत सरकार को वहाँ से शांति सेना को वापस बुलाना पड़ा। और इस संघर्ष की समाप्ति कैसे हुई तो वो आगे देखते हैं। तो श्रीलंका के हिंसक संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे जो स्कैंडिनेवियाई देश थे उन्होंने बातचीत हेतु इन दोनों पक्षों को राजी किया और अंततः संघर्ष समाप्त हुआ क्योंकि 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का जो संघर्ष है काफ़ी चर्चित रहा है और संघर्षों की चपेट में होने के बावजूद भी श्रीलंका अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को पाने में सफल रहा है। यानी दूसरे देशों की तुलना में श्रीलंका की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और इस पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत पाकिस्तान संघर्ष। तो विभाजन के तुरंत बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर मुद्दे पे संघर्ष हुआ। पहले 1947-48 में युद्ध हुआ, उसके बाद में 1965 में भी युद्ध हुआ और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
और उल्टा कश्मीर के 2 भाग हो गए, एक भाग जो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया और दूसरा हिस्सा जो भारत के नियंत्रण में रहा जिसको जम्मू कश्मीर नाम दिया गया, और दोनों के बीच में एक नियंत्रण रेखा या LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके अलावा अन्य मुद्दों में यानी कश्मीर मुद्दे के अलावा दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष के मामले उनमें सियाचिन ग्लेशियर है, उस पर नियंत्रण के संबंध में एक जानकारी और दे दूँ आपको कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है जो साल भर बर्फ से ढका रहता है और सैनिकों को बहुत भारी परेशानी वहाँ सहन करनी पड़ती है। ये दोनों देशों के बीच में विवाद का एक कारण है। इसके अलावा सिंधु नदी जल विवाद है, कच्छ के रण में जो सर क्रीक सीमा रेखा है वहाँ पर भी विवाद की स्थिति है। इसके अलावा हथियारों की होड़ को लेकर भी दोनों देशों के बीच में तनातनी रहती है। जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने भी उड़ाउड़ी में परमाणु परीक्षण किए थे, और 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद से लेकर के जो सिंधु नदी पे दोनों देशों की स्थिति सामान्य है। भारत और अन्य पड़ोसी देश यानी भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, तो भारत बांग्लादेश संबंध, दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद भी है और सहयोग भी है। तो मतभेद देखेंगे पहले, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी के संबंध में दोनों के बीच कुछ मतभेद है। इसके अलावा बांग्लादेशी शरणार्थियों के अवैध प्रवास से भारत काफ़ी परेशान है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश के जो चकमा शरणार्थी है उनकी समस्या आम है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या काफ़ी फेमस थी, जिनके अवैध घुसपैठ के कारण कई देशों की जो स्थिति खराब हो गई थी। तो रोहिंग्या शरणार्थियों की जो समस्या है वो म्यांमार या बर्मा से संबंधित है, और चकमा शरणार्थियों की समस्या है वो बांग्लादेश से संबंधित है। इसके अलावा भारत विरोधी इस्लामिक जो कट्टरपंथी जमातों को वहाँ बांग्लादेश में समर्थन दिया जाता है, ये भी भारत के बीच में विवाद का कारण है। इसके अलावा म्यांमार को जो बांग्लादेशी क्षेत्रों से होकर प्राकृतिक गैस का निर्यात न कर देने आदि मुद्दों पर भी मतभेद है। यानी भारत और म्यांमार के बीच में बांग्लादेश का हिस्सा आता है, और भारत और म्यांमार प्राकृतिक पाइपलाइन बिछाने के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ बांग्लादेश के क्षेत्रों से होकर के पाइपलाइन गुजारनी पड़ेगी, तो इस क्षेत्र में भी कुछ मतभेद है। इसके अलावा सहयोग भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी है। तो सहयोग के मामले में दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंधों में सुधार, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण मुद्दे पे एकजुट है। इसके अलावा कुछ समय पूर्व दोनों देशों के जो इनक्लेव है यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जो भारत के हैं लेकिन बांग्लादेश के क्षेत्र में आ रहे थे और बांग्लादेश के जो क्षेत्र है वो भारत में आ रहे थे, उनका आदान प्रदान भी कुछ समय पहले हुआ था। इस तरह से दोनों के बीच में काफ़ी सहयोग ठीक है। अब नेपाल कि भारत के साथ शुरू से ही मधुर संबंध रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक है बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। यहाँ नेपाली नागरिक भारत में आम रूप नागरिक रूप में काम कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर गाँवों में या शहरों में रात्रि चौकीदारी करने वाले गोरखा लोगों को देखा होगा, तो वो नेपाल के ही है। इसके अलावा नेपाल में चीन समर्थक माओवादियों के बढ़ने से भारत में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है, और बीच में नेपाल की जो माओवादी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, उसने चीन से नज़दीकियाँ बढ़ाई थी, जिसके कारण भारत को विरोध जताना पड़ा था। और भारत को नेपाल की चीन से दोस्ती पर भी आपत्ति है। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड आदि मामलों में दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। दोनों के बीच में अच्छे संबंध है। और इस तरह के इस पार्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके लिए आप चैनल को देखते रहें। उसके बाद में श्रीलंका, तनाव का कारण दोनों देशों के बीच में जो जातीय संघर्ष है, यानी जो सिंहली और तमिलों का जो विरोध आपस में हो रहा था, उसके कारण भारत को उसके मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। और लेकिन 1987 के बाद से लेकर के 1989 में जब सेना वापस बुला ली गई, तब से भारत सरकार ने वहाँ असंलग्नता की नीति अपनाई है, और देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के कारण अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। और श्रीलंका भी सार्क का सदस्य है, साप्टा का भी सदस्य है, तो इस तरह से दोनों के देशों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध है। और भूटान भारत का जो पड़ोसी देश है, बहुत छोटा सा देश है, पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ देश, वहाँ दोनों देशों के बीच में परंपरागत रूप से अच्छे संबंध है। भारत के सहयोग से भूटान में बिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित है। इसके अलावा मालदीव, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में बहुत सहायता की है। मालदीव, आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ यानी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा खतरा ऐसे देशों को है जिनमें मालदीव भी प्रथम है। और विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ समय पूर्व मालदीव की जो संसद है उसने समुद्र के अंदर, पानी के अंदर अपने कैबिनेट की बैठक की थी, ताकि पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ खींचा जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है शांति और सहयोग। तो दक्षिण एशियाई देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु दक्षेस यानी सार्क, SARC यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना की है। इसके अलावा 2002 में
दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु दक्षेस के सदस्य यानी सार्क के सदस्यों ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी साप्टा पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत इस सार्क के जो भी देश है वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध काफ़ी बेहतर हुए हैं और वर्तमान में तो भारत चीन संबंधों में काफ़ी तनाव काफ़ी कम हुआ है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध के बाद में संबंधों में निकटता आई है। आपको ज्ञात होगा कि शीत युद्ध का दौर चला था, उसकी समाप्ति 1990-91 में रूस के विघटन के बाद में हुई थी। तो उसके बाद से लेकर के रूस के विघटन के बाद से लेकर के भारत अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे रहे हैं, कई समझौते भी हुए हैं। हालांकि रूस से भारत के परंपरागत और बहुत पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस तरह से इस पार्ट का क्विक रिवीजन है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।